Welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 7th, Exploring Society, India and Beyond, part 1. In this video, we are studying theme A, Economic Life Around Us. This is the last chapter of this theme, that is Understanding Markets. इस चैप्टर के अंदर जो है हम मार्केट्स के बारे में समझने वाले हैं. ओके. First, we will see this quotation, and this quotation is written by Adam Smith, 18th century economist. Okay. Prosperity emanates from the markets. जो समृद्धि है वो बाजार से आती है. That develops when people need goods and services. जब लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो वो खुद नहीं बना सकते, वो चीज़ें जो हैं वो बाजार में मिलती हैं. बाजार जो है इन चीज़ों को लोगों को प्रोवाइड कराता है. That they cannot create themselves, जो वो खुद नहीं बना सकते. ओके. The big questions, what are markets and how do they functions? बाजार क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है. क्वेश्चन नंबर 2, what is the role of the market in people's life? लोगों की ज़िंदगी में मार्केट की क्या भूमिका है. क्वेश्चन नंबर 3, what role does the government play in market? सरकार जो है बाजार में क्या रोल प्ले करती है. वो सरकार का काम क्या होता है बाजार में. लोगों को क्या है, जो लोगों के अधिकार हैं उसकी रक्षा करना और नियम बनाना. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन कंज्यूमर असेस द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे परचेज. कंज्यूमर किस तरीके से असेस करता है जो क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो परचेज कर रहा है. ओके. तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे. इन द पिक्चर ऑन द फॉलोइंग पेज यू विल सी पीपल बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. आप देख सकते हैं जो फिगर है 12.1, इसमें शो भी किया गया है कि किस तरीके से ये मार्केट है, किस तरीके से जो बायर्स और सेलर्स हैं वो चीज़ों को खरीद और बेच कर रहे हैं और कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं इस मार्केट में उपलब्ध हैं. वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, ओके, क्लोथ्स हैं मार्केट में, ग्रॉसरीज, पंसारी की दुकानें हैं, मोबाइल फ़ोन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड सो ऑन, और भी कई प्रकार की दुकानें हैं. दीज कोड रिजल्ट्स फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, एक्टिविटीज़. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग आर्थिक गतिविधियों से आती हैं. फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़. क्या होती हैं, आपने क्लास 6 की बुक में ये पढ़ा भी था, ठीक है. और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसके बारे में मैंने क्लास 6 की जो हमारी जो बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसमें मैंने क्लास 6 की जो बुक है उसमें इस चैप्टर को पढ़ाया था. इस चैप्टर में मैंने प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, इनको मैंने डिटेल में बताया है. तो आप वहाँ जाके जो है देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो. ओके. बट हाउ डू दीज गुड्स रीच अस. और ये जो वस्तुएं हैं वो कैसे पहुंचती हैं. ओके. पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी क्या होता है. जैसे किसान खेती करता है, ठीक है, मछली पकड़ना, दीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज़. और सेकेंडरी क्या होती है, ये मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ. ओके. सेकेंडरी होती है कारखानों में चीज़ों को बनाना. ओके. और टर्शियरी होती है सेवाएं देना, जैसे दुकान या रेलवे की सेवाएं प्रदान करना, रोड की सेवाएं प्रदान करना, लाइक दिस. ओके. बट हाउ डू दीज गुड्स रीच अस. ये सारी वस्तुएं हम तक कैसे पहुंचती हैं. ओके. इसी को जो है हम आगे समझेंगे. ओके. यहाँ पे देखो मॉल भी दिखाया गया है. मार्केट में क्या क्या होता है, सिनेमा, मोबाइल की शॉप्स होती हैं. ओके. मॉल दिखाए गए हैं. ओके. वेजिटेबल्स के दिखाई गई हैं शॉप्स वेजिटेबल्स की. ओके. अब जो है हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ मार्केट. मार्केट क्या होता है, बाजार क्या होता है. ए प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स इज कॉल्ड अ मार्केट. ऐसी जगह जहाँ लोग चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाजार, हाट इन हिंदी. इसको बाजार भी बोला जाता है. अब लोग जो है अपने भाषाओं में मार्केट के लिए कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाट हो गया, बाजार बोलते हैं. एंड मारुकाटे इन कनाडा. बाजार को मारुकाटे जो है कनाडा भाषा में, कन्नड़ भाषा में बोला जाता है. व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर रीजन. और आपके एरिया में, आपके इलाके में बाजार को क्या, बाजार के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. दिस कैन बी एट अ फिजिकल प्लेस और इज बिकमिंग पॉपुलर टुडे. और ये जो जगह होती है इसको हम कहते हैं भौतिक बाजार बोला जाता है. उस जगह को भौतिक जगह होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है आमने सामने मिलके चीज़ों को खरीदते हैं और जो बायर जो है वो खरीदता है और सेलर्स जो है वो बेचता है. एज इज़ बिकमिंग पॉपुलर टुडे. जैसे कि आज जो है ये जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है
और इसमें ऑनलाइन जो है, आज जो पॉपुलर जो मार्केट है वो ऑनलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऑनलाइन क्या होता है, जो ऐप्स और वेबसाइट के थ्रू जो कंपनियां हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो ये अपनी गुड्स को क्या कर रही हैं, यहाँ पे लोगों को बेच रही हैं। तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग का जो है, अब एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। गुड्स एंड सर्विसेज बिकम अवेलेबल टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस थ्रू मार्केट्स। बाजार के थ्रू ही क्या है, इंडिविजुअल तक, हाउस होल्ड तक, घरों तक, व्यापारियों तक क्या चाह रही हैं, वस्तु और सेवाएं प्रदान हो रही हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल हैव रिलाई ऑन मार्केट्स टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लोग जो हैं काफ़ी लंबे समय से जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाजार पे क्या है, वो निर्भर हैं अपनी इच्छाएं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फर्स्ट थिंग मैं आपको पहली चीज़ एक एक्सप्लेन कर दूं कि नीड्स क्या होता है। नीड्स मतलब होता है हमारी ज़रूरतें, और इकोनॉमिक्स में नीड्स का मतलब क्या होता है। A need is something that a person requires to survive, such as food, water, clothing and shelter. ऐसी ज़रूरतें जिनके बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और भोजन। ओके, इसको हम कहते हैं नीड्स इन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, ठीक है। और वैसे नीड्स का हिंदी में मीनिंग होता है ज़रूरतें। ओके, सेकेंड है वॉन्ट्स। क्या होती है, वॉन्ट्स मीन्स इच्छाएं, लेकिन अभी जो है हम यहाँ पे इनको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पढ़ेंगे। इन इकोनॉमिक्स अ वांट इज समथिंग दैट अ पर्सन डिजायर्स बट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवर्स। वांट्स क्या होती है, आपकी इच्छाएं। अभी आपके पास क्या है, बाइक है, अब आपकी इच्छा है कि आपको 4 व्हीलर कार खरीदनी है, तो ये क्या है, आपकी वांट्स है, लेकिन उसके बिना भी आपकी लाइफ जो है वो संभव है। तो यही डिफरेंस है नीड्स और वांट्स में। वांट्स मीन्स होते हैं जो आपकी खुद की इच्छाएं होती हैं और वो जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और वांट्स ये होती हैं, सॉरी, जो नीड्स होती है उसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये डिफरेंस है नीड्स और वांट्स में। इन इकोनॉमिक्स वांट इज समथिंग दैट अ पर्सन डिजायर, जो एक व्यक्ति इच्छा रख रहा है, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो उसके जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो उसकी खुद की इच्छा है। ओके, उसके बिना लाइफ पॉसिबल है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, सॉरी, आपके पास 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर नहीं है, तो दैट योर लाइफ इज पॉसिबल विदाउट 4 व्हीलर ऑल्सो। ओके, लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ अ मार्केट फ्रॉम 16th सेंचुरी इंडिया। एक एग्जाम्पल है इसी तरीके का मार्केट का, एक उदाहरण जो है 16th सेंचुरी के समय का दिखाया गया है यहाँ पे, जो कि जो मार्केट है वो ग्लोरियस हम्पी बाजार है कर्नाटका का, उसके बारे में यहाँ पे शो किया है। ये हम्पी बाजार है कर्नाटका, इसकी पिक्चर यहाँ पे शो की गई है फिगर 12.3 में। हम्पी बाजार इन कर्नाटका वॉज द वन ऑफ द प्रोस्पेरस मार्केट इन द विजयनगर एम्पायर विच वॉज द सेंटर ऑफ फ्लोरिशिंग ट्रेड। हम्पी बाजार जो है कर्नाटका का, ये बहुत ज़्यादा समृद्ध बाजार माना जाता था। जो विजयनगर साम्राज्य था उस समय जो है एक सेंटर माना था, एक केंद्र माना जाता था। ट्रेड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। जब हम्पी बाजार कर्नाटका का एक बहुत समृद्ध मार्केट माना जाता था, किस टाइम पे, जब विजयनगर का जो साम्राज्य था उस वक्त। ओके, द बाजार वॉज लोकेटेड ऑपोजिट द विरूपक्ष टेम्पल, और जो मार्केट है वहाँ पे वो विरूपक्ष जो टेम्पल है उसके सामने स्थित है। द शेयर अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब इन मैनी फॉरेन अकाउंट। और जो यहाँ की जो समृद्धि जो है इस शहर की, और जहाँ पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसके बारे में भी जो है जो फॉरेन के अकाउंट्स हैं उसमें बताया गया है। इस शहर की जो समृद्धि है और बड़ी मात्रा में व्यापार का वर्णन जो है वो कई विदेशी यात्रियों ने किया है इसके बारे में। द फेमस पोर्चुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पाइस कॉल्ड हम्पी द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। जो फेमस पोर्चुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पाइस, उन्होंने कहा जो हम्पी जो शहर है ये बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी का मतलब होता है सुसज्जित शहर कहा जाता है इसको, ठीक है। क्यों कहा जाता है? ड्यू टू द वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट टुडे इन द मार्केट, क्योंकि इस मार्केट के अंदर हर चीज़ का व्यापार होता है, हर चीज़ यहाँ पे बिकती है। जैसे कि ग्रेन्स हो गया, सीड्स, मिल्क, ऑयल, सिल्क एनिमल्स लाइक काउस, रैबिट्स, हॉर्सेस एंड इवन बर्ड्स लाइक क्वेल एंड पैट्रोजेस। यहाँ पे पक्षियों का भी जो है व्यापार होता है, जैसे किसी को बटेर या तीतर, इस प्रकार के पक्षी वो भी वहाँ इस बाजार में मिलते हैं। दैट्स वाई दिस बाजार इज़ वेरी फेमस। ओके, अनदर पोर्चुगीज ट्रैवलर फर्नाओ न्यूज़, दूसरे पुर्तगाली जो ट्रैवलर थे फर्नाओ न्यूज़, उन्होंने भी बाजार के बारे में लिखा है। दे वर क्राफ्ट्समैन ऑल्सो, उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारीगर होते हैं। ऑल्सो वर्किंग इन द स्ट्रीट्स, जो कि बाजार की गलियों में कारीगरी का काम करते हैं और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। सो दैट यू सॉ मेड देयर
तो आप कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं जो वहाँ पे बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस बाज़ार के अंदर जो कारीगर हैं वो गोल्डन ज्वेल्स बनाते हैं, गहने बनाते हैं, ओके। और एंड गेगॉस एंड यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ रबीज एंड डायमंड्स, और सजाने की वस्तुएं, सजाने की चीज़ें एंड रबीज, मणिक और हीरे एंड डायमंड्स एंड पोल्स, मोतियों से बनने वाली चीज़ें भी मिलेंगी क्राफ्ट के लिए, विद एवरी अदर काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन फॉर सेल, और कई प्रकार का जो कीमती पत्थर है वो भी यहाँ पे बिकता है। सेलर्स ऑफ क्लोथ्स, और आपको यहाँ पे बाज़ारों में कपड़ों के विक्रेता मिलेंगे, ठीक है। एंड दैट बिंग ऑफ कॉटन, ग्रास एंड स्ट्रॉज इन इन्फिनाइट अबेंडेंस, और यहाँ पे आपको घास और जो भूस होता है वो भी काफ़ी मात्रा में जो है इस बाज़ार में बिकता है। आई डो नॉट नो हु कुड डिस्क्राइब इट टू बी बिलीव सो बैरन अ कंट्री इज दिस, और मैं जो है ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारा जो भारत देश है यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं। इट इज़ अ मिस्ट्री हाउ देयर शुड बी एन अबेंडेंस ऑफ एवरीथिंग देयर इन। यात्री कहता है कि जो बाज़ार है वो इतना बड़ा और समृद्ध है कि इन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, ओके। लेट्स लर्न अबाउट मार्केट्स एंड हाउ डू दे फंक्शन। अब हम जो है इसमें समझेंगे कि जो बाज़ार है वो किस तरीके से काम करते हैं, और लेट्स एक्सप्लोर। ऑब्जर्व दिस इलस्ट्रेशन, आप इस पिक्चर को देखिए जो फिगर 12.4 है। फिगर 12.4 में आप देख सकते हैं व्हाट आर दीज पीपल डिस्कसिंग। ये एक शॉपकीपर है, सॉरी ये एक ठेला है मान लीजिए, और ये व्यक्ति जो है फ्रूट्स बेच रहा है, ठीक है। और ये जो है इसके पास ग्राहक आई है, ये लड़की है, ग्राहक है इसके लिए। इमेजिन यू एंड योर पार्टनर इज अ बायर एंड सेलर ऑफ कावास। मान लीजिए कि आप और आपका कोई पार्टनर है, आप दोनों में से कोई बायर बन जाइए, कोई सेलर बन जाइए गावस का। और प्रिपेयर सेट ऑफ डायलॉग्स बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास एज स्किट। आपको क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी क्लास में करके दिखानी है एज अ स्किट, ओके। कोई बायर बन जाएगा तो वो अपने डायलॉग्स बोलेगा, सेलर अपने डायलॉग्स बोलेगा। तो इस तरीके से आपको एक माहौल जो है यहाँ पे जो है मार्केट का माहौल जो है यहाँ पे क्रिएट करना है, ओके। सर्टेन फीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लेसेस टू बी कॉल्ड मार्केट्स। कोई भी जगह जो बाजार होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके कुछ विशेषताएं होनी चाहिए तभी वो जगह जो है बाजार कहलाएगी। एज यू ऑब्जर्व इन द फिगर 12.2 ऑन इंट्रोडक्टरी पिक स्प्रेड, पेज नंबर 248, जैसे कि मैंने आपको जिस पेज से आपको इंट्रोड्यूस कराया था उस पेज पे मैंने आपको मार्केट की पिक्चर्स दिखाई थी। एवरी मार्केट हैज़ अ बायर एंड सेलर। हर बाजार में, हर मार्केट में आपको बायर देखने को मिलेगा। बायर कौन होता है, जो चीज़ें खरीद रहा है। सेलर कौन होता है, जो चीज़ें बेच रहा है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं विक्रेता। दे बोथ नीड टू एग्री ऑन अ प्राइस एट विच द ट्रांजेक्शन वुड टेक प्लेस। और बायर्स और सेलर्स को, जब बायर्स कोई चीज़ खरीद रहा है या सेलर्स कोई चीज़ बेच रहा है, तो दोनों को जो है उसकी कीमत पे जो है उस कीमत, जो दोनों, जो कोई भी वस्तु है जो कीमत उसकी जो खरीद रहा है या बेच रहा है, तो दोनों को जो क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। दोनों को एक सही कीमत पे जो है सहमत होना पड़ेगा। प्राइस एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन कंप्लीटिंग अ ट्रांजैक्शन। और किसी भी चीज़ का जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी सबसे पहली विशेषता होती है उसका मूल्य क्या है, उसकी कीमत क्या है, ओके। तो ये मूल्य और कीमत जो है मेन फैक्टर माना जाता है किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने का। तो प्राइस क्या है इसको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ यहाँ पे। प्राइस क्या है, प्राइस इज द अमाउंट एट विच अ बायर इज विलिंग टू बाय। प्राइस क्या है, वो अमाउंट है जिसपे बायर बिल्कुल तैयार है खरीदने के लिए वस्तु को। एंड अ सेलर इज विलिंग टू सेल अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। और जो सेलर है वो उतने दाम पे तैयार है कि मैं चीज़ को बेच सकता हूँ, ठीक है। यही होता है प्राइस, वह राशि जिस पर खरीदार खरीदने के लिए तैयार होता है और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है, ओके। खरीदार और विक्रेता जो है दोनों को एक कीमत पर सहमत होना पड़ता है, तभी जो है खरीद और जो फरोख्त है वो हो सकती है, खरीद और बिक्री हो सकती है, ओके। One of the buyers and sellers, often the buyers and sellers negotiate and bargain to arrive at an acceptable price. कई बार क्या होता है, बायर्स होता है, बायर्स जो खरीदार होता है और सेलर्स जो विक्रेता होते हैं, दोनों में प्राइस को लेके क्या होता है, मोल भाव होता है।
एंड बार्गेन टू अराइव एट एन एक्सटेबल प्राइस। और जब मोल भाव होता है पैसे का कि तुम इतने रुपए में ये चीज़ दोगे तभी मैं खरीदूंगा, तो बायर्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं इतने पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पैसे, और सेलर को भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये इस प्राइस पर अगर मैं चीज़ को बेच रहा हूँ तो ये मेरे लिए मुनाफा है या घाटे का है। तो जब इन सब चीज़ों का मोल भाव हो जाता है तो वो एक दोनों लोग जब एक एक्सेप्टेबल प्राइस पर आ जाते हैं कि दोनों लोग सहमत हैं उस कीमत से, तभी जो है वो किसी भी वस्तु की खरीद और बिक्री हो पाती है। वॉट टाइप ऑफ नेगोशिएशन बार्गेनिंग टू प्लेस इन योर स्केट। आपको बताना है कि किस तरीके की बातचीत और किस तरीके का मोल भाव जो है वो आप एक्टिविटी में कर रहे हैं, ठीक है। टू प्लेस इन योर स्केट, जो आप अपना स्किट करेंगे तो किस तरीके की बातचीत और मोल भाव करेंगे उसके अंदर, ओके। जो आपको मैंने अभी समझाया था कि आपको इस तरीके की एक्टिविटी करनी है उसमें, ओके। थिंक अबाउट इट। कैन यू थिंक ऑफ अ टाइप ऑफ मार्केट विद नेगोशिएशंस लेस कॉमन एंड व्हाई। क्या आप इस तरीके के कुछ बाजार बता सकते हैं जहाँ पे मोल भाव जो है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, जैसे कि मॉल्स हो गए, सुपर मार्केट्स हो गए, ऑनलाइन स्टोर हो गए। यहाँ पे क्या होते हैं, कीमतें जो होती हैं वस्तुओं की और सर्विस की पहले से तय होती है, यहाँ पे कोई भी मोल भाव नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है, ओके। अब जो है हम पढ़ने वाले प्राइसेस एंड मार्केट। प्राइसेस मीन्स किसी भी वस्तु की कीमत, मार्केट मीन्स बाजार, ओके। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। क्या होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स होंगे बाजार के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा विक्रेता होंगे। हाउ डू प्राइस रिस्पॉन्ड टू हाउ बायर्स एंड सेलर इंटरेक्ट इन द मार्केट। और जो प्राइस, जैसे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो बातचीत करके सहमत होते हैं, तो कैसे इस चीज़ जो है खरीदा और विक्रेता जो है आपसी व्यवहार से बातचीत के अनुसार जो है वो क्या कर रहे हैं, कीमत को बदल सकते हैं, ओके। इन द फिगर गिवन बिलो सेलर्स वांट टू सेल द गावर्स एट ₹80 पर केजी। एक जो फिगर है आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया है कि पहली जो फिगर है मैं आपको शो कर देती हूँ। ये जो फिगर है 12.5, इसमें शो किया गया है कि कैसे जो है जो सेलर जो है वो बायर को कह रहा है कि मैं आपको अमरूद जो है वो 80 रुपये पर केजी बेचूंगा। हाउ बायर्स में नॉट बी विलिंग टू बाय एट दैट प्राइस। लेकिन जो बायर्स है वो इतने प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये प्राइस उसको महंगे लग रहे हैं। इफ अ बायर फाइंड्स द प्राइस वेरी हाई ही विल आस्क फॉर अ प्राइस दैट ही इज विलिंग टू पे। अगर बायर्स को ये प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे मतलब कि ज़्यादा लग रहे हैं तो जो सेलर है वो उससे पूछेगा कि तुम कितना प्राइस दे सकते हो। द सेलर मे नॉट बी विलिंग टू सेल एट द प्राइस ऑफर बाय द बायर बिकॉज इट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम। और जो सेलर है वो अपनी चीज़ को तब तक बिक्री नहीं करेगा उस प्राइस पे जब तक उसको थोड़ा भी मुनाफा नहीं होगा। जब उसको मुनाफा होगा तभी तो वो तैयार होगा अपनी वस्तु को उतने दाम पे बेचने के लिए, ओके। द सेलर मे नॉट बी विलिंग टू सेल एट द प्राइस ऑफर फॉर बाय द बायर बिकॉज इट वुड नॉट बी प्रॉफिट। अगर जो बायर कह देगा मुझे इतने पे ये चीज़ चाहिए तो उसके लिए तो घाटा हो जाएगा ना सेलर को। The buyers and seller negotiate until a mutually agreeable price is reached। तो बायर सेलर जो है उनमें मोल भाव होता है, दोनों लोग आपसे सहमत होते हैं कि हाँ इतनी कीमत तय हो जाएगी, तो वो भी खुश तुम भी खुश। द ट्रांजेक्शन कैन देन बी कंप्लीट। तभी जो है ये ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट होगा। इफ सच अ पॉइंट इज नॉट रीच, अगर इस तरीके के ट्रांजेक्शन के पॉइंट पे दोनों का जो सौदा है, दोनों लोग एक सौदे से सहमत नहीं होते, कीमत पे सहमत नहीं होते हैं, द पॉइंट वे बायर एंड द सेलर एग्री ऑन अ प्राइस द ट्रांजेक्शन मे नॉट टेक प्लेस। अगर बायर्स और सेलर दोनों ही एक कीमत पे तय नहीं, मतलब दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहे एक दूसरे की, जो एक दूसरे ने जो बायर्स ने जो दाम बोले हैं और जो सेलर्स ने जो प्राइस बोले हैं उस पर अगर वो लोग सहमत नहीं होते इस ट्रांजैक्शन पे, तो ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होगा। लेट्स सी सम सिनेरियोज टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पे कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं इसमें, तो उनको समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो जो इसमें गिवन है, व्हाट हैपेंस इन केस द सेलर फिक्स द प्राइस वेरी हाई। उस केस में अगर सेलर जो है कि उसने फिक्स कर दिया प्राइस कि नहीं मैं तो 80 रुपीज़ पर केजी बेचूंगा, तुम्हें लेना है तो लो नहीं तो नहीं लो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, मोस्टली जो बायर्स हैं दे विल नॉट परचेज गुड्स एट दिस अमाउंट। वो इस कीमत पे वस्तु को नहीं खरीदेंगे जब तक उचित दाम नहीं हुआ। वो क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगर उन्हें दूसरी कोई फ्रूट बेचने वाला इस तरीके से मिल जाता है तो वो उससे पूछेंगे, शायद हो सकता है वो एग्री हो जाए जिस प्राइस पे वो देना चाह रहा है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अ सेलर फिक्स द प्राइस वेरी लो। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो विक्रेता है वो प्राइस जो है वो चीज़ों के कम जो है वो लगा देता है, तो क्या होगा उस कंडीशन में,
फिगर 12.6 में शो किया गया है, अगर सेलर अपनी चीज़ों को, गावा को, वो 20 रुपये के जी बेचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद लेंगे, लेकिन जो कीमत सेलर को मिल रही है अमरूद को बेचने की, वो उसके लिए ज़्यादा मुनाफा नहीं है, उसे बहुत कम लाभ हो रहा है इस चीज़ से। ओके, थर्ड कंडीशन जो है फिगर 12.7 जो है, ओवर टाइम द प्राइस ऑफ गावास इज फिक्स एट वन, that is just right, not very high for the buyer and not too low for the seller। एक समय ऐसा आता है कि जो प्राइस है गावा के बिल्कुल फिक्स हो गए एक पॉइंट पे, वो ना ही जो कीमत है गावा की ज़्यादा कम है और ना ही खरीदने वाले के लिए बहुत ज़्यादा है और ना ही बेचने वाले के लिए बहुत कम है। तो इस तरीके से अगर प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा एक संतुलित कीमत तय हो जाएगी इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, ना ही बायर को कोई घाटा होगा, ठीक है, बायर भी अपनी जो है दाम देने के लिए तैयार हो जाएगा जिसको वस्तु चाहिए, और जो सेलर है उसको भी जो है घाटा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए भी जो प्राइस है वो फेयर है दोनों के लिए, बोथ बायर्स एंड सेलर्स। इसी को बोलते हैं संतुलित कीमत। ओके, learning from all the three scenarios, the sellers can assess approximately what quantity of covers are needed by the buyers and offer that quantity in the markets in futures। जो हमने अभी तक के सिनेरियोज देखे, फर्स्ट सिनेरियो देखा, सेकंड सिनेरियो देखा और थर्ड सिनेरियो देखा, तो उससे जो है सेलर ने एक अनुमान लगाया कि कितनी क्वांटिटी जो गावास की जो है वो बायर्स को ज़रूरत है और कितनी क्वांटिटी में जो है उसे अपना जो गावास है मार्केट के अंदर भविष्य में लाना चाहिए कि इतनी उसकी बिक्री हो जाए। ओके, over time the amount of goods offered by the sellers and the amount required by the buyers help determine the price of the goods that is just right, high enough for the seller and low enough for the buyer। ओवर द टाइम क्या होता है, जो अमाउंट है गुड्स का जो सेलर ऑफर कर रहा है एंड अमाउंट जो जितना अमाउंट बायर्स को चाहिए वही जो है क्या करता है, वस्तु की कीमत को तय करता है। समय के साथ जो विक्रेता द्वारा जो लाई गई वस्तु है उसकी जो मात्रा है, खरीदारों की जो ज़रूरत है, वो मिलकर वस्तु की क्या करती है, कीमत तय करती है। ओके, और वो ये भी बताती है अंत में ऐसी कीमत तय होती है जो विक्रेता के लिए पर्याप्त हो, ठीक है, जो विक्रेता के लिए पर्याप्त लाभ हो और जो खरीदार है, उसके लिए भी ये कीमत जो है वो सही हो, ठीक है, इतनी कम ना हो कि उस चीज़ से वो वस्तु इतनी कीमत पे वो चीज़ें जो है वो दोनों के बीच में जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ओके, थिंक अबाउट इट। ओके, थिंक अबाउट इट में हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। वेजिटेबल्स आर सोल्ड चीपर एट लेट नाइट एट द वीकली मार्केट कंपेयर टू द ड्यूरिंग द डे। आप देखेंगे जो साप्ताहिक बाजार लगता है वहाँ पे क्या होता है, सब्जियाँ जो होती हैं वो सस्ते दामों पे बेच दी जाती हैं एज कंपेयर टू डे एट इन नाइट। मतलब रात में सब्जी जो होती है वो बहुत सस्ती हो जाती है दिन के मुकाबले, दिन में सस्ती महंगी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है वीकली मार्केट में? व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सब्जियां जो हैं उसको पूरी सब्जी बेचनी होती है, अपना स्टॉक उसे ख़त्म करना होता है जो वेजिटेबल सेलर होता है, और अगर सस्ते दाम पे अगर नहीं बेचेगा तो उसकी सब्जियां खराब हो जाएंगी, तो और घाटे में चला जाएगा वो। Okay, garment store offers heavy discount on woolen clothing at the end of a winter season. Why does this happen? गारमेंट के स्टोर्स होते हैं, कपड़े के दुकान जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, जब वूलन के जो क्लोथ्स होते हैं जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो वो सस्ते दाम उसकी प्राइस लो कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको वहाँ से स्टॉक खाली करना होता है, ठीक है, दुकानदार को स्टॉक खाली करना पड़ता है क्योंकि ऊनी कपड़ों की जो डिमांड है वो कम हो गई है इसलिए। मार्केट अराउंड अस, हमारे आसपास कैसा बाजार होता है? मार्केट आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इन वेरियस फॉर्म्स। बाजार जो है वो हर जगह पाए जाते हैं और उनके कई अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि फिजिकल बाजार, फिजिकल मार्केट, मार्केट को हिंदी में कहते हैं भौतिक बाजार, और ऑनलाइन मार्केट आप सबको पता है जो नाउअडेज ट्रेंड है। A physical market is where buyers can meet the seller physically and purchase goods and services in exchange for money। भौतिक बाजार वो जगह होती हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों आमने सामने मिलते हैं और चीज़ों को खरीदते हैं
और सर्विसेज को खरीदते हैं और उसके बदले पैसे देते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मार्केट। ये एक सामान्य प्रकार का बाजार है। इट इंक्लूड्स वीकली मार्केट्स एंड हार्ट्स with vendors sells vegetables and other essential items and handicraft line upon a cart। और इस तरीके के जो वीकली मार्केट्स होते हैं, जहाँ पे हार्ट्स होते हैं, जहाँ पे विक्रेता जो होता है वो सब्जियाँ और ज़रूरी सामान और जो हस्तशिल्प के जो आइटम्स होते हैं उनको कार्ट पे लेके आता है। ठीक है, हस्तशिल्प जो हाथ के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं। लोकल मार्केट्स विद शॉप्स एंड बर्जिंग विद वेंडर्स सेलिंग स्ट्रीट फूड। लोकल मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारी शॉप्स होती हैं और वेंडर्स होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं स्ट्रीट फूड को, ये वाला फूड यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें जो हैं आपको फिजिकल मार्केट्स में देखने को मिलेंगी। ओके, बजिंग विद वेंडर्स। आप देखेंगे सब्जी के मार्केट में जो वेंडर्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि कद्दू ले लो इस दाम में, कि बैगन ले लो इस दाम में। तो दैट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ फिजिकल मार्केट ओनली। ये सिर्फ फिजिकल मार्केट में ही पॉसिबल है। इट विल नॉट हैपन पॉसिबल इन ऑनलाइन मार्केट। ओके, देयर आर ऑल्सो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मॉल्स इन सिटीज़ एंड टाउन स्पेनिंग लार्ज एरियाज विद स्टोर्स इनसाइड। आज आप देखेंगे मॉल्स हैं, शहरों में मॉल्स हैं, कस्बों में मॉल्स बने हुए हैं और कई मंजिलों वाली बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जिनमें बहुत सारी दुकानें होती हैं इस प्रकार की। ओके, टुडे बायर्स एंड सेलर्स नीड नॉट नेसेसरली मीट इन अ पर्सन टू एंगेज इन ट्रांजैक्शन। आज आप देखेंगे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो आमने सामने नहीं मिलते हैं तो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसकी को हम कहते हैं ऑनलाइन मार्केट। ओके, दे कैन ट्रांजेक्ट फ्रॉम अ कन्वीनियंट लोकेशन इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर। आज आप अपने घर बैठे ही आप शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन। आपको कोई भी वस्तु चाहिए आपके घर पे पहुंच जाती है। आप देखेंगे आज के जो अभी जो टाइम है, ठीक है, दे कैन ट्रांजेक्ट फ्रॉम अ कन्वीनियंट लोकेशन। आप 1000 किलोमीटर दूर भी हैं तो भी आपके पास चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। दे कैन यूज शॉपिंग एप्लीकेशन। वो किस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं, इस तरीके से जो शॉपिंग की जाती है ऐप्स के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू ऑन अ फोन और अ कंप्यूटर। दीज apps or website are created by businesses that make available a wide variety of goods and services। तो इस तरीके के जो apps और वेबसाइट्स जो हैं बिजनेस ने क्रिएट किए हैं और लोगों को जो है वाइड वैरायटी में जो है गुड्स और सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं, तो इसी को हम ऑनलाइन मार्केट कहते हैं। वी विल रीड अबाउट हाउ दिस वर्क इन सेक्शन बिलो। और हम देखेंगे किस तरीके से काम करता है ऑनलाइन मार्केट। ओके, उसके बारे में हम अभी जो है आगे समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन क्या होता है। मटेरियल्स और रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का संसाधन बनाने के लिए, जिन पदार्थों का और जिन संसाधनों का यूज किया गया है उत्पादन करने के लिए वस्तुओं का और सेवाओं का, उसी को हम कहते हैं इनपुट्स फॉर प्रोडक्शंस। मैन्युफैक्चर क्या होता है, ए पर्सन और कंपनी दैट मेक गुड्स फॉर सेल। जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है गुड्स का बेचने के लिए, दैट इज वो मैन्युफैक्चर है। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था ऑनलाइन मार्केट के बारे में हम जो है अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वन कैन बाय गुड्स रेंजिंग फ्रॉम बुक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर एंड ग्रोसरी आइटम्स टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक टीवी, मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड गेट देम डिलीवर टू द डोर स्टोर। आप देखेंगे ऑनलाइन मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बुक्स मिलती हैं, बुक्स आपके घर तक पहुंच सकती हैं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, ग्रॉसरीज के आइटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हो गए, टीवी, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ जो है वो आपके दरवाजे तक जो है आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ये ना ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, आपके दरवाजे तक उपलब्ध कराई जाती हैं। मैन्युफैक्चरर्स कैन ऑल्सो बाय कंपोनेंट्स ऑनलाइन टू बी यूज एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो निर्माता होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, जब उन्हें प्रोडक्शन के लिए इनपुट चाहिए होता है तो वो लोग भी क्या करते हैं, सामान जो है वो वस्तु जो है जो उन्हें चाहिए होती है वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। Apart from goods, one can also avail of services like online class without having to step outside the home। आप देखेंगे इसके अलावा आज आपको कुछ सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे ही जो है ये सर्विसेज ऑनलाइन क्लासेस की मिल रही है। और पेमेंट फॉर सच सर्विसेज कैन ऑल्सो भी मेड दिस ऑनलाइन। और आपको अगर इसका भुगतान भी करना है सेवा का तो वो भी क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। आप घर बैठे कर रहे हैं इस काम को। There are other types of market that do not transact goods and services। इस तरीके के कई प्रकार के मार्केट्स होते हैं जो कि अपने गुड्स और सर्विसेज को ट्रांजैक्ट नहीं करते हैं। वो कौन से हैं? वन ऑफ दैम इज द शेयर और स्टॉक मार्केट। वो कौन सा मार्केट है जिसमें
ट्रांजेक्शन नहीं होता गुड्स और सर्विसेज का, वो है शेयर बाजार। Okay, ask your family members, teachers or members in your community about it. We will explore these concepts later in the year. जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, टीचर्स हैं, मेंबर्स हैं जो आपकी कम्युनिटी में, आप उनसे पूछ सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं इनकी इन स्टॉक मार्केट के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में। ओके, उनसे पूछ सकते हैं क्या होते हैं और इनके बारे में आप जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है? डोमेस्टिक मीन्स ऐसा मार्केट जिसको हम कहते हैं घरेलू बाजार। ओके, इंटरनेशनल मार्केट होता है जो हमारे देश की सीमाओं से जाके दूसरे देशों से जो हम व्यापार करते हैं, दैट इज चीज़ें मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट। जो हम अपने ही एरिया में रह के जो व्यापार होता है, हमारे देश के अंदर जो व्यापार होता है, दैट इज डोमेस्टिक। और जो हमारे देश के बाहर की सीमाओं के से व्यापार हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स। A market where goods and services are bought and sold within the geographical boundaries of the country is called a domestic market. वो मार्केट जहाँ पे goods और सर्विसेज जो है वो खरीदी और बेची जा रही हैं सीमाओं के, देश की सीमाओं के अंदर, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक मार्केट। एक एग्जांपल दिया है, उससे हम समझ लेते हैं डोमेस्टिक मार्केट क्या होता है। टू प्रिंट दिस बुक पेपर वॉज प्रोक्योर फ्रॉम बिग पेपर मिल्स। आपको कोई बुक जो है प्रिंट करानी है तो उसके लिए हमको पेपर चाहिए, तो पेपर कहाँ से मिलेगा? वो बड़े बड़े पेपर मिलों से मिलेगा जो कि हमारे देश के अंदर ही हैं, लेकिन वो उस जगह जहाँ पे हमने फैक्ट्री लगाई है पॉसिबल नहीं है कि वहीं पे वो रिसोर्सेज हमें मिल जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिया के अंदर क्या है, वहाँ से जो पेपर के जो मिल्स हैं वहाँ से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। द ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर टुक प्लेस विद इन द कंट्री। और ये जो ट्रांजेक्शन जो हो रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में, वो पूरे देश के अंदर हो रहा है, देश की सीमाओं के अंदर हो रहा है, ये बाहर नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स एग्जिस्ट आउटसाइड अ नेशंस बाउंड्री। और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिसको हम बोलते हैं वो देश के सीमाओं के बाहर होता है। ओके, द सेलर्स इन वन कंट्री एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अनदर कंट्री। और जो सेलर होता है वो क्या करता है, अपने देश की में चीज़ें बना के, अपने देश से चीज़ें बना के दूसरे देश में जब वो भेजता है उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। सेलिंग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन कंट्री। जो हमारे देश में चीज़ें बनाई जा रही हैं, गुड्स और सर्विसेज जो हमारे देश में उत्पन्न हो रही हैं, उसे हम दूसरे देश को प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इसको एक्सपोर्ट को हिंदी में कहते हैं निर्यात और इम्पोर्ट को हिंदी में कहते हैं आयात। इसमें क्या होता है, इसमें द बायर्स इन वन कंट्री इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन अदर कंट्री। हमारे दूसरे देश में वो चीज़ बनाई जा रही है और हम अपने देश में मंगा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका जो है वो हमारे देश में अपनी वस्तुएं जो है वो भेज रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ों का। दस ट्रेड ऑकर्स अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ कंट्री। और ये जो व्यापार है ये देश की सीमाओं पे होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट को हिंदी में निर्यात कहते हैं, इंपोर्ट को आयात। एक्सपोर्ट मीन्स जो सामान हमारे देश के अंदर बन रहा है उसे हम दूसरे देश में सप्लाई कर रहे हैं। इंपोर्ट मीन्स जो हमारे देश में सामान नहीं बन रहा है उसे हम दूसरी कंट्री से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। अब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये जो फिगर है 12.10, इसमें बताया है कि किस तरीके से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है पूरे दुनिया में हो रहा है। इंडिया से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड किस तरीके से हो रहा है। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज को। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि भारत देश जो है वो दूसरी कंट्री से क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है, अपने देश में चीज़ों को मंगा रहा है। नॉर्थ अमेरिका से जो है आउटसोर्स सर्विसेज लाइक सॉफ्टवेयर, जो कुछ सेवाएं हैं जैसे आईटी की सेवाएं वगैरह, तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रदान करता है भारत देश नॉर्थ अमेरिका को, आउटसोर्स सर्विसेज लाइक सॉफ्टवेयर। सेकेंड है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को भारत देश क्या दे रहा है, केमिकल प्रोडक्ट्स दे रहा है, रसायन। अफ्रीका जो है फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पे दवाइयाँ और औषधियाँ जो है भारत से जा रही है। यूरोप जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स लाइक मशीनरी एंड फूड प्रोसेसिंग बॉयलर्स जो हैं वो भारत देश से जा रहे हैं। वेस्ट एशिया में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ये भारत देश से जा रहे हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं इंडिया क्या इंपोर्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका से एयरक्राफ्ट एंड कंपोनेंट्स आते हैं जो कि मशीनें और उनके पार्ट्स वगैरह होते हैं। साउथ अमेरिका से खनिज जैसे कि खनिज अयस्क आता है जैसे कि तांबा, ठीक है। अफ्रीका से हीरा ले रहा है भारत। यूरोप से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेता है, विद्युत के उपकरण।
और वेस्ट एशिया से क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम फर्टिलाइजर्स, कच्चा तेल। साउथ ईस्ट एशिया से वेजिटेबल्स ऑयल्स को मंगाया जाता है, जैसे कि रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, लाइक दिस। ओके, डोंट मिस आउट, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स लाइक पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल इन 2024। भारत देश जो है 2024 के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा पूरी दुनिया के अंदर। किसका? ऑयल्स का, वेजिटेबल ऑयल्स का। कौन कौन से वेजिटेबल ऑयल्स? पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल का। मोस्ट ऑफ द पाम ऑयल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। ज़्यादा से ज़्यादा जो पाम ऑयल है वो मलेशिया से आया है, इंडोनेशिया से आया और थाईलैंड से आया। इन कंट्रीज से लिया गया है। अब हम समझने वाले हैं होलसेल और रिटेल मार्केट क्या होता है। सेवरल पार्टिसिपेंट्स प्ले द रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट्स। बाजार को सही तरीके से चलाने के लिए कई लोगों को अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। तो इसके अंदर अभी हम यही चीज़ समझने वाले हैं कि बाजार में जो थोक व्यापारी होता है, थोक व्यापारी को हिंदी में कहते हैं, जो होलसेलर होता है उसको हिंदी में थोक व्यापारी कहते हैं, और जो रिटेलर होता है उसको हिंदी में खुदरा व्यापारी होती है। तो ये लोग किस तरीके से काम करते हैं इसको पूरा हम इस चार्ट के थ्रू, इस फिगर के थ्रू समझने वाले हैं। ये देखिए, फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट वह चीज़ें होती हैं जो किसी वस्तु को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कच्चा माल जो और श्रम चाहिए, वो मशीन से हो चाहे वो हाथ के द्वारा हो। ओके, फिर क्या होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर क्या होता है, पहले आपको समझा देती हूँ ये टर्म्स। वह व्यक्ति या कंपनी जो वस्तु बनाती है, जैसे कि किसान या फैक्ट्री, निर्माता, तो ये क्या है? ये प्रोड्यूसर हो गए। होलसेलर कौन होता है? थोक व्यापारी। निर्माता से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, फिर वो सामान को छोटी दुकानों पे, स्टोर्स पे बेचता है। और रिटेलर कौन होता है? जो ग्राहकों को सामान बेचता है। और कंज्यूमर कौन होता है? जो सामानों का, ग्राहक क्या करते हैं? सामानों का उपयोग करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, होलसेल और रिटेल मार्केट्स जो है एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। ओके, पहले इनपुट, फिर प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। ओके, इस तरीके से। तो ये जो है ये चीज़ें जो है सारी कनेक्टेड है। ठीक है, ऑब्जर्व द डायग्राम and describe the flow of goods from the manufacturer producer to the consumer. What is the role of the wholesale and the retail in this flow? तो आपको बोला है कि आपको इस डायग्राम को देख के समझना है किस तरीके से फ्लो हो रहा है। गुड्स जो है, कोई भी वस्तु जो है उसको वो कैसे मैन्युफैक्चरर तक जा रही है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रही है, तो उसके बारे में इस फ्लो चार्ट में समझाया है कि पहले इनपुट होता है, इनपुट तैयार किया जाता है, फिर प्रोड्यूसर जो है, फिर होलसेलर को, फिर होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। तो इस तरीके से एक चैन बनी हुई है। ओके, होलसेलर और रिटेलर की क्या भूमिका है? होलसेलर क्या करता है? वो निर्माता से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और फिर वह सामान को छोटे दुकानदारों को बेचता है। और रिटेलर क्या करता है? छोटी मात्रा में सामान जो है वो बेचता है। ओके, इन द केस ऑफ फिजिकल मार्केट्स, होलसेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। फिजिकल मार्केट क्या होता है? भौतिक बाजार, जो ऐसा बाजार जो आमने सामने बायर्स और सेलर्स आमने सामने चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो होलसेलर होता है, होलसेलर मीन्स थोक व्यापारी, ये क्या करता है? गुड्स को ज़्यादा मात्रा में निर्माता से खरीदता है, और मैन्युफैक्चरर सेम थिंग, उत्पादक, प्रोड्यूसर उत्पादक हो गया, मैन्युफैक्चरर सेम निर्माता हो गया। तो वो खरीदता है, तो फॉर एग्जाम्पल वो क्या क्या चीज़ें खरीदता है? जैसे उसने ग्रेन्स खरीदा, मान लीजिए उसने ग्रेन्स, अनाज खरीदा, या वेजिटेबल्स खरीदे, या फ्रूट्स खरीदे होलसेलर से, डायरेक्टली फ्रॉम द फर्म से उसने खरीद लिया। द प्रोड्यूस इज देन स्टोर्ड इन द लार्ज वार हाउसेस कॉल्ड गोडाउन्स। तो जो उसने सामान खरीदा है उसको फिर क्या किया जाएगा? वो बड़े बड़े गोदामों में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? ताकि वो सामान जल्दी खराब ना हो जाए। इन द केस ऑफ पेरिशेबल, द वार हाउस में ऑल्सो हैव कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो जो बड़े ये जो गोदाम होते हैं, इनके यहाँ क्या होती है? कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ होती है, कि ताकि जो वस्तुएं हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये खराब ना हो जाएं। दे आर देन बॉट टू मार्केट कॉल मंडीज। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं मंडीज में लाई जाती हैं, गोदामों से। ओके, फिगर 12.12 में समझाया गया है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर वेजिटेबल्स, किस तरीके से जो है कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी पिक्चर दिखाई गई है, कैसे वेजिटेबल्स को यहाँ पे रखा गया है कोल्ड स्टोरेज के अंदर। ओके, कोल्ड स्टोरेज होता क्या है? कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? स्पेशलाइज्ड वेयर हाउसेस और डिजाइन टू मेंटेन स्पेसिफिक लो टेम्परेचर टू प्रिजर्व पेरिशेबल गुड्स। यहाँ पे क्या होता है? ये गोदाम होता है, ठीक है। यहाँ पे
ये गोदाम, कुछ गोदाम होते हैं जिसमें क्या होता है, वस्तुओं को रखने की सुविधा होती है और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जिस कोल्ड स्टोर का मतलब होता है ठंडा भंडारण। ऐसे गोदाम जहाँ पे वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी, उनको जो है लो टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। उसके बाद फिर क्या होता है, गोदामों से लाके इन वस्तुओं को मंडियों में बेचा जाता है जाके। ओके, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई है कि वार हाउस स्टोरिंग ग्रेन्स, गोदाम दिखाए गए हैं ग्रेन्स के स्टोर किए हुए। ये है लार्ज वार हाउस ऑफ होल सेलर्स, ठीक है, थोक व्यापारी के बड़े बड़े गोदाम है इसमें, ये शो की उसकी पिक्चर्स। ओके, similarly there exist wholesale markets for other commodities like chemicals, electronic items and components, construction material, automobile parts। तो यहाँ पे बताया कि जो होलसेल मार्केट्स जो हैं और भी कमोडिटीज़ के होते हैं, होलसेल मार्केट्स जो हैं और भी कमोडिटीज़ के होते हैं, जैसे कि केमिकल्स हो गए, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन के हो गए, मटेरियल्स के हो गए, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, तो उनके भी वार हाउसेस होते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ बताइए, थोक बाजार जो है वो इन वस्तुओं का भी होता है, केमिकल्स का भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी होता है, कंपोनेंट्स का भी होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का भी होता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स का भी होता है। यहाँ पे बहुत सारा सामान जो है वो रखा जाता है। अब आप देख सकते हैं फिगर 12.15 में खारी बाउली स्पाइस का मार्केट है और ये जो है दिल्ली के अंदर है, ओल्ड दिल्ली के अंदर। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की भी बिक्री होती है। फिगर 12.6 जो है ये फ्लावर का मार्केट है जो कि बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर्स की को लाया जाता है और यहाँ पे उनकी बिक्री होती है। ओके, द होलसेलर सप्लाई गुड्स टू द शॉप्स एंड स्टोर्स लोकेटेड नियर हाउस होल्ड। होलसेलर क्या करता है, चीज़ों को शॉप्स पे और स्टोर्स पे ले जाके जो घर के पास जो दुकानें होती हैं उनको बेचता है। दीज शॉपकीपर्स आर कॉल्ड रिटेलर्स। इन शॉपकीपर्स को खुदरा व्यापारी भी बोला जाता है। दे सेल गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर लाइक अस। वो क्या करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और जाके जो अंतिम उपभोक्ता होता है उसको बेचते हैं। कौन, रिटेलर्स। लाइक होलसेलर्स, रिटेलर्स सेल इन स्मॉलर क्वांटिटी। इसी तरीके से होलसेलर्स जो होते हैं वो चीज़ों को क्या करते हैं, कम मात्रा में बेचते हैं। सॉरी, होलसेलर्स, जिस होलसेलर चीज़ों को क्या करता है वो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, रिटेलर जो है चीज़ों को कम मात्रा में लेते हैं। एंड द प्रोडक्ट्स आर मीन्ड फॉर कंजप्शन रेदर देन रीसेल। और फिर प्रोडक्ट्स को जो है कंजप्शन के लिए लिया जाता है, ठीक है। रिटेल स्टोर्स ऑल्सो एक्सिस्ट फॉर सर्विसेज लाइक सैलून्स। और रिटेल के जो स्टोर्स हैं वो भी जो है मौजूद हैं। और जो रिटेल के स्टोर्स होते हैं उनमें और भी सेवाएं प्रदान करते हैं वो लोग। किस तरह की सेवा प्रदान करते हैं, सैलून्स की, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह होते हैं, सज्जा सौंदर्य की, मूवी थिएटर्स और रेस्टोरेंट के भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और खुदरा जो बाजार होता है, जो रिटेल स्टोर्स होता है, वो केवल सामान के लिए नहीं बल्कि सेवाओं के लिए भी होता है। ओके, तो रिटेल स्टोर ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर सर्विसेज लाइक सैलून्स, मूवी थिएटर्स एंड रेस्टोरेंट। रिटेलर्स हेल्प इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द हाउस होल्ड। और इस तरीके से रिटेलर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो अवेलेबिलिटी है गुड्स और सर्विसेज की घरों तक उपलब्ध कराते हैं, उसको बढ़ाते भी हैं, ठीक है। In some cases it may be difficult for wholesalers to reach a large number of retailers because for distance and terrains। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है जो होलसेलर्स होते हैं उनको रिटेलर्स तक, बड़े बड़े रिटेलर्स तक पहुंचना, जो कि बहुत दूर दराज और ऐसे इलाके में रहते हैं जहां रोड जो है बहुत ऊबड़ खाबड़ है, वहां पहुंचना असंभव है। तो उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वो व्यक्ति होता है या व्यवसाय होता है जो निर्माता और थोक व्यापारियों से सामान लेकर खुदरा दुकानों तक पहुंचाते हैं। ओके, तो पहाड़ी इलाकों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं, तो इसलिए इन सामान को पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो है इस गैप को कम करता है। डू यू रिमेंबर द मिडल मैन फॉर मिल्क इन द अमूल स्टोरी फ्रॉम ग्रेड 6। जो अमूल की जो स्टोरी थी ग्रेड 6 के अंदर पढ़ी थी, उसमें मिल्क के लिए मिडल मैन बनाए गए थे। ओके, हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिफरेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन मार्केट। लेकिन ऑनलाइन मार्केट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो अलग होता है। हेयर मैन्युफैक्चर सेंड बल्क क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द वार हाउस ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है, जो निर्माता होता है वो ज़्यादा मात्रा में जो सामान है वो गोदाम के जो कंपनियाँ होती हैं उनको
पहुंचा देता है। फिर जो कंपनियां होती हैं वो ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू क्या करती हैं, सामान को बेचती हैं, सॉरी। कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑनलाइन ऑप्शन, कंज्यूमर ग्राहक क्या करता है, जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन ऑप्शन के थ्रू, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि मोबाइल में आप जानते हो मीशो और क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट, मंत्रा, तो ये सारे क्या हैं, ये शॉप्स के वेबसाइट्स हैं। दीज बिजनेस आर कॉल्ड एग्रीगेटर्स। तो इस तरीके की जो कंपनियां जो हैं वो सामान खरीदती हैं, जो कंपनियां सामान खरीदती हैं, मैन्युफैक्चरर्स थे और जो है मैन्युफैक्चर से खरीद के इकट्ठा कर लेती हैं एक जगह, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, एग्रीगेटर्स बोला जाता है। एग्रीगेटर क्या करता है, देन पैक द प्रोडक्ट्स एंड डिलीवर देम टू द ऑनलाइन बायर्स। यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो मेन रोल है वो एग्रीगेटर करता है। एग्रीगेटर जो है वो पैक करता है प्रोडक्ट को और जिसको चाहिए होता है, जिसने ऑर्डर किया जाता है, उसके घर तक वो वस्तु पहुंचा देता है। एग्रीगेटर कौन है, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन है जो ऑर्गेनाइज करती है, कंबाइन करती है ऑफर्स को फ्रॉम मल्टीपल सेलर से, वो चीज़ों को लेके आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हो तो मल्टीपल सेलर से लेके आते हैं और फिर कंज्यूमर को क्या करते हैं, वो बेचते हैं। ये एग्रीगेटर जो कंपनियां होती हैं ना और जो वेबसाइट्स होती हैं जो इसको बारह उसको चला रही होती है, ठीक है, इन चीज़ों को, वस्तुओं का जो व्यापार कर रही होती हैं वो एग्रीगेटर काम करते हैं इसके अंदर। एग्रीगेटर का मेन रोल है, ठीक है। एग्रीगेटर जो है वेबसाइट या मोबाइल ऐप होती है जो कई विक्रेताओं के सामान को एक जगह इकट्ठा करती है और फिर ग्राहकों को क्या करती है, वो बेचती है। ओके, गारमेंट शॉप आपको यहाँ पे शो की है फिगर 12.18 में। सैलून की सेवाएं हैं, ठीक है, और मॉल की सेवाएं, ग्रॉसरी स्टोर की सेवाएं। ओके, let's explore the chain of supply and physical markets for the textile market in Surat, Gujarat, Asia's oldest textile market and the city famously known as a textile hub। अब जो है हम समझने वाले हैं कि चेन ऑफ सप्लाई कैसे होता है फिजिकल मार्केट के अंदर, जो भौतिक बाजार होता है तो उसमें वस्तुएं जो होती हैं वो कैसे उपलब्ध होती हैं एक रिटेलर शॉप तक। ओके, तो इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। अभी जो है यहाँ पे जो है टेक्सटाइल मार्केट जो है सूरत का, उसके बारे में बताया है कि जो टेक्सटाइल मार्केट है सूरत के अंदर, सूरत का जो कि गुजरात स्टेट के अंदर है, एशियाज़ ओल्डेस्ट टेक्सटाइल मार्केट, ये जो है कपड़ा का जो है सबसे पुराना जो है बाजार माना जाता है। एंड द सिटी फेमसली नोन एज टेक्सटाइल हब, और इसको कपड़ा उद्योग, ये शहर जो है कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द सूरत टेक्सटाइल मार्केट कंसिडर थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल। और सूरत की जो टेक्सटाइल मार्केट है वहाँ पे आपको हज़ारों प्रकार की फैक्ट्रीज मिलेंगी जो क्या करती हैं, सूती कपड़ा बनाती हैं और सिंथेटिक कपड़े भी बनाती हैं। इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, रॉ कॉटन इज रिसीव्ड हियर थ्रू कॉटन मंडीज फ्रॉम नियर बाय स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एज वेल एज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। यहाँ पे इन स्टेट्स जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होती हैं या कॉटन की होती है तो उनको रॉ कॉटन कहाँ से मिल रहा है, ये रॉ कॉटन जो है कॉटन की मंडी से लाया जाता है। और जो कॉटन की मंडीज होती हैं और वो कौन से स्टेट से, महाराष्ट्र से या और भी गुजरात में कई इलाके, वहाँ से जो है वो लाया जाता है कपास को यहाँ पे, ठीक है। सूरत जो है वो एशिया के सबसे पुराने कपड़ा बाजार में से एक है और यह शहर कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके, इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू फिनिश फैब्रिक। फिर जो कपास लाया जाता है उसको जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिनिश फैब्रिक के अंदर और गारमेंट्स के अंदर आफ्टर प्रोसेसिंग एट वेरियस स्टेजेस, और कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो है कोई कपड़ा बन के तैयार होता है। ये नहीं है कि कपास ले आए और कपड़ा, ऐसा नहीं होता, काफ़ी प्रोसेस लगती है कपास से कपड़े को बनाने में। वीविंग ऑन पॉपुलर लूम्स, फिर उसकी बुनाई होती है, फिर रंगाई होती है, डाइंग एंड प्रोसेस एंड सो ऑन, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तब जाके कोई साड़ी या कोई क्लॉथ बन के तैयार होता है। फिर कपास का की जो कोई प्रक्रिया है, कपास को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है तैयार कपड़ा या कपड़े को बनाने के लिए। तो क्या क्या प्रोसेस लगती है उसको फिनिश फैब्रिक तक लाने के लिए, उसमें वीविंग होती है, पावर लूम्स के ऊपर डाइंग होती है उस कपड़े की, और इस तरीके से कई प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। द प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर थ्रू मार्केट्स। उत्पाद जो है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जो है इस तरीके से मार्केट में पहुंचता है। फॉर वूवन फैब्रिक, फॉर डाइड फैब्रिक एंड फिनिश प्रोडक्ट, साड़ी और रेडीमेड गारमेंट्स। तो फैब्रिक को बुना जाता है, फिर उसको डाई की जाती है कपड़े की, फिर उसको अंतिम उसका जो है प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाता है, साड़ी या रेडीमेड कोई भी गारमेंट्स हो सकता है,
फॉर एग्जाम्पल द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द फैब्रिक इज ट्रेडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द होलसेल मार्केट। और जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो फैब्रिक से बना है, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई हैं, तो उसको फिर होलसेल मार्केट में लाया जाता है। होलसेलर्स आर इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ सप्लाई एज दे ओवरसी द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट टू स्मॉल शॉपकीपर। जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था उस फ्लो चार्ट में कि होलसेलर जो है वो इंपॉर्टेंट चैनल होते हैं। वही क्या करते हैं, सप्लाई करने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रोडक्ट्स का छोटे छोटे दुकानदारों को, एंड बिग रिटेल स्टोर्स, जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल बोला गया है। देश के बाहर भी वो लोग सप्लाई करते हैं और इंटरनेशनल भी सप्लाई करते हैं। दे ऑल्सो असेस हाउ मच प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड बाय रिटेलर्स, और उनको पता रहता है कि कितना प्रोडक्ट जो है रिटेलर की ज़रूरत है, उसको कितना चाहिए। एंड दिस हेल्प मेंटेन द स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट विद द मैन्युफैक्चरर्स एंड इंश्योर्स एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर। और इस तरीके से जो है स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मेंटेन करने में उसको मदद मिलती है मैन्युफैक्चर के थ्रू, और अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है प्रोडक्ट की एंड कंज्यूमर, जो कि अंतिम जो ग्राहक होता है उसके पास सामान पहुंचने के लिए। ओके, तो थोक व्यापारी अंदाजा लगा लेते हैं कि उन दुकानदार को कितना सामान चाहिए, फिर इससे फैक्ट्री से जो है सामान का स्टॉक बना रहता है और ग्राहक सामान की लगातार आपूर्ति होती रहती है। तो अभी आप ये देख सकते हैं फिगर 12.23, सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम सराउंडिंग कॉटन क्लस्टर्स टू सूरत। तो इसमें ये बताया कि सूरत शहर से जो है कपड़ा उद्योग के लिए जो कच्चा कपास है वो आसपास के कपास के जो क्षेत्र उत्पादन है वहाँ से जो है कपास उत्पादन जो है वो क्षेत्रों से लिया जाता है। तो इसमें ये बताया कि जो रॉ कॉटन है वो कहाँ कहाँ से लिया जाता है। तो रॉ कॉटन आप देख सकते हैं, रॉ कॉटन जो है यहाँ पे मैप में शो किया गया है, आपको दिखा देती हूँ जूम करके। ये देखिए आप कहाँ कहाँ से जो है रॉ कॉटन की सप्लाई होती है। आप देख सकते हैं सुरेंद्र नगर, जामनगर, भावनगर, अमरेली, सूरत, यहाँ से जो है इन एरियो से क्या होता है, अमरावती, अकोला, वारधा, नागपुर, यातामी, आदिलाबाद, यहाँ से जो है कपास की जो है जो कपास होता है कपड़ा बनाने के लिए वो यहाँ से जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ से ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कपास जो है कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। ये जो है सूरत सिटी का मैप दिखाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। पोर्ट कहाँ है, ठीक है, एयरपोर्ट कहाँ है, तो सबके सिंबल्स बने हुए हैं। रिवर कहाँ है, सूरत सिटी कहाँ है, टेक्सटाइल कहाँ है, मतलब कपड़े का उद्योग कहाँ है, मार्केट कहाँ है, तो पूरा उन्होंने पूरा सूरत सिटी का मैप दिखाया है यहाँ पे। ओके, फिगर 12.25 जो है होलसेलर वार हाउस ऑफ फैब्रिक, ये पूरा होलसेलर का जो पूरा वार हाउस उसका जो गोदाम है फैब्रिक का उसको शो किया गया है इस पिक्चर के अंदर। ओके, डोंट मिस आउट, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको और समझ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, सूरत इज अ होम टू द लार्जेस्ट डायमंड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। कपड़ा उद्योग के अलावा सूरत जो है इसको जो है सूरत जो है उसको सबसे ज़्यादा जो डायमंड है, डायमंड की जो इंडस्ट्रीज़ है वो आपको सूरत के अंदर देखने को मिलेंगी। लार्जेस्ट डायमंड इंडस्ट्रीज जो है पूरे देश के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सूरत में ही है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन आर्टिसन आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज लाइक कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड्स ऑन अ गिगांटिक स्केल्स। इसमें बोला है कि कम से कम अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1.5 मिलियन कारीगर जो हैं इस गतिविधि में इन्वॉल्व हैं। वो कटिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं डायमंड की, और ये जो काम है बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ट्रेड फ्लरिश हेयर फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और इसका जो व्यापार है जो फल फूल रहा था वो 16th सेंचुरी के दौरान ही फल फूलना शुरू हुआ था। द सिटीज लोकेशन ऑन द वेस्ट कोस्ट लीड टू द सेटिंग ऑफ पोर्ट्स एंड रोड नेटवर्क्स दैट कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट टुडे। और जो सिटी की जो लोकेशन है वेस्ट कोस्ट पे है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट आपको पता होगा, हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी तट पर स्थित है। लीड टू द सेटिंग ऑफ पोर्ट्स एंड रोड नेटवर्क्स दैट कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट टुडे। इसलिए यह बंदरगाह, सड़क नेटवर्क बनाए गए हैं जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कम्युनिटीज ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसन एंड स्किल पर्सन हैव लिव्ड हियर फॉर सेंचुरीज, और बहुत सारे समुदाय हैं, कारीगरों के समुदाय हैं और जो लोग स्किल्ड हैं
वो लोग जो है यहाँ पे बहुत सदियों से जो है रह रहे हैं, फिर जो उनकी जो पीढ़ी आ रही है ना वो वही काम कर रही है, ठीक है। उनकी जो पीढ़ी है वो इस लेगेसी को कंटिन्यू करती आ रही है। द स्किल्स हैव बीन पास ऑन ओवर जनरेशंस मेकिंग इट अ फ्लोरिशिंग सिटी। और वही चीज़ मैंने जो आपको समझाई, जो उनके स्किल्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं, और इसी वजह से जो है ये शहर जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग कर गया, ये शहर जो है बहुत ज़्यादा फल फूल गया। कैन यू स्पॉट द पॉट हाईवे एंड रेलवे नेटवर्क ऑन द मैप इन फिगर 12.24। तो जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया था कि यहाँ पे पॉट है, यहाँ पे हाईवे है, ये रेलवे नेटवर्क है, तो मैप में शो किया था, आपको उसको स्पॉट करना है। हाउ डू थिंक दे हेल्प मेक सूरत अ ट्रेडिंग हब। तो ये आपको कैसे मदद करते हैं कि सूरत, ये चीज़ समझाने में कि सूरत जो है एक व्यापार का क्या है, उद्योग है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए इस चैप्टर का भी एक पार्ट और आएगा जिसमें आपका ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो हो जाएगा। और फिर जो थर्ड पार्ट आएगा, पार्ट 2 में, तो मैं आपको जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन बचा है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। और थर्ड पार्ट जो होगा उसमें आपको चैप्टर्स के नोट्स फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ होता है, हमें लगता है और हम अच्छे से काम करें। सो प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू।